नमस्कार दोस्तों। आज के हमारी कहानी है स्वाभिमान अशोक बाबू और अलका जी हाल में बैठकर बेटी और दामाद के साथ खूब हंसी ठिठोली कर रहे थे। उनके दोनों नातिन ने पूरे घर में धमाल चौकड़ी मचा रखी थी। बड़े अरसे के बाद दोनों के चेहरे पर यह खुशी देखने को मिली थी और अलका जी के चेहरे पर तो आज अलग ही खुशी थी। शायद बेटी से इतने दिनों बाद मिलने की खुशी एक माँ के चेहरे पर अलग ही होती है। ऊपर से आज वह लाल रंग की साड़ी में बिल्कुल 30 साल पहले वाली दुल्हन लग रही थी, जिसने पहली नजर में ही अशोक बाबू को अपना दीवाना बना लिया था। अभी खुशियां ने उनकी झोली में दस्तक दी ही थी कि तभी उनके बेटे बहू घर पहुंचे तो बेटी और दामाद को देखते ही उनके तन बदन में आग लग गई। बच्चे दूर से ही मामी मामी करके कविता के पास आने लगे तो दूर से ही वह बच्चों को फटकारते हुए बोली, पास मत आना, मेरे अभी पार्लर में जाकर कितना खर्चा किया है, ऊपर से पूरे 10,000 की साड़ी पहनी है, साड़ी खराब हो जाएगी। जाओ दूर जाकर खेलो और मेरे कमरे में मत जाना, डोर में पैसे रखे हुए हैं। इधर उधर कर दिए तो बहू, यह कैसी बातें कर रही हो बच्चों से। वह शटअप सासू माँ, आज करवा चौथ के दिन मेरा मूड खराब मत कीजिए। मैं तुम जैसे गवार के मुंह नहीं लगना चाहती। कविता की नजर जैसे ही अलका जी की साड़ी पर पड़ी तो उसने आंखें चौड़ी करके उनको चारों ओर घुमाते हुए बेशर्मी से हंसकर बोली, अरे वाह सासू माँ, आज तो आप भी गांव की इस लाल साड़ी में पूरी बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम लग रही है। नैतिक देख रहे हो अपनी माँ को, कैसे बुढ़ापे में जवानी छा रही है। वह भी बोला, माँ कुछ तो शर्म करती है, अब इस उम्र में यह चटक मटक साड़ी आपको शोभा नहीं देती। और ये सब करने के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आए? मैंने तो दिए नहीं थे, फिर ये नई साड़ी कहाँ से आ गई? अशोक बाबू बेटे से हाथ जोड़कर बोले, बेटा कुछ तो शर्म करो बेटी, और दामाद भी सामने बैठे हैं, क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि उनके बेटे बहू उनकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते। उनके अपने ही घर में जरा भी इज्जत नहीं है। ये साड़ी मैंने ही इनको लाकर दी है, बेचारी कब से उन फटी पुरानी साड़ियों में घूम रही थी। बहू ने तो लाकर नहीं दी और उसने पुरानी साड़ी मांगी तो उसने तुम्हारी माँ को न देकर नौकरानी को दे दी। अब तुम ही बताओ, आज करवा चौथ है क्या? मैं अपनी पत्नी को एक साड़ी भी भेंट नहीं कर सकता। तुमने तो आज अपनी बीवी पर कम से कम 20,000 का खर्चा किया होगा। क्या मैं अपनी पत्नी के लिए 200 की साड़ी भी नहीं खरीद कर दे सकता? बेचारी मुझे दवाइयां दिलवाने जाती है तो फटी साड़ी में ही बाहर निकल जाती है, जिसे देखकर आसपास की औरतें उसका मजाक बनाती हैं, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बंद कीजिए। पापा अपनी बकवास, मैं अपनी बीवी पर चाहे जितना भी खर्च करूं, उससे आपको क्या, मैं कमाता हूं, आपसे नहीं लेता हूं, समझे आप? तभी अंदर से कविता धनधनाते हुए बाहर आकर सो के 3 नोट अशोक बाबू के मुंह पर देकर मारे शर्म नहीं आई। यह इस उम्र में ऐसा काम करते हुए ये देखो, नैतिक पापा जी के तकिया के नीचे से ये पैसे मिले हैं। वह बोला, पापा वैसे तो आप बड़ा ज्ञान बांटते फिरते हैं और फिर खुद ही ऐसी हरकत करते हैं। छी छी, मुझे तो आपको पिता कहते हुए भी शर्म आ रही है। बेटे की बातें सुनकर दोनों की आंखें बेटे की तरफ गई। नैतिक, बस बहुत हुआ। अब मैं बोल देती हूँ, इन दोनों लोगों को इस घर से रफा दफा करो, वरना किसी दिन में इन दोनों को। तभी अपने गाल पर पड़े चांटे की आवाज से कविता एकदम से चौंक गए। जीजा जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई? मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की आवाज नीचे करके बात करो। साले साहब, मुझे बराबर सुनाई देता है। मैं बहरा नहीं हूं, मैं बहुत देर से तुम लोगों की बकवास सुन रहा था, लेकिन बीच में इसलिए नहीं बोला कि मम्मी पापा जी मेरे सामने शर्मिंदा न हो, लेकिन बस अब और नहीं। राघव ने जैसे ही गुस्सा कर कहा, दीदी समझाइए, जीजाजी को दिमाग खराब हो गया है क्या इनका? वरना मैं अपनी पत्नी के साथ बदतमीजी करने के लिए जीजाजी के खिलाफ शिकायत कर दूंगा। कि तभी दूसरा थप्पड़ नैतिक के गाल पर पड़ा। क्या कहा तूने? दोबारा कहना। जरा, जिस बहन ने तुझे हाथ पकड़कर चलना सिखाया है ना, उन्हें हाथों से तेरी इन दोनों टांगों को तोड़कर रख दूंगी। और किस चोरी की बात कर रहा है तू? वह पैसे राघव जी ने पापा को दिए हैं। वह तो बेचारे मना कर रहे थे, और वह साड़ी भी राघव जी मम्मी के लिए लेकर आए थे, और पापा से मम्मी को बताने के लिए मना किया था कि बोल देना कि करवा चौथ पर वही मम्मी के लिए साड़ी लेकर आए हैं, तो वह खुश हो जाएगी। लेकिन तुमसे उनके 2 पल की खुशी भी बर्दाश्त नहीं हुई साले साहब।
मेरी शिकायत करने से पहले जरा मोबाइल खोलकर देखिए। नैतिक ने जैसी अपना मोबाइल खोलकर देखा, उसमें जो अभी कुछ देर पहले माता पिता के साथ बदतमीजी की थी, वह सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था, जिसे देखकर दोनों की आंखें फटी के फटी रह गई। अगर ये वीडियो मैंने पुलिस को दिखा दिया, तो तुम लोग अच्छे से जानते हो कि अपने बूढ़े माता पिता को प्रताड़ित करने के जुर्म में तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। राघव ने अपने सास ससुर का हाथ थामकर कहा, पापा जी, मम्मी जी, आपको डरने की जरूरत नहीं है। और आपने पहले क्यों हमसे यह सब छुपाया? क्या मैं आपका बेटा नहीं हूं? खबरदार, जो आज से आपने हमसे कुछ भी छुपाया, यह घर आपका है और आप जैसे चाहे वैसा इस घर में रह सकते हैं। नहीं तो मैं आज ही आप लोगों को अपने साथ दूसरे घर में शिफ्ट कर देता हूँ। अपनी बेटी और दामाद का इतना प्यार देखकर दोनों की आंखें भर आईं। अशोक बाबू और अलका जी के 2 बच्चे थे। दोनों की शादी हो गई थी। बेटी दामाद हर 15 दिन में छुट्टी मिलते ही माता पिता से मिलने आते, क्योंकि अशोक बाबू के बहुत दिनों से अब तबीयत खराब चल रही थी। लेकिन बेटी और दामाद के सामने हमेशा ऐसे ही दिखाते थे कि उनको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। लेकिन उनका दिल जानता था कि कैसे बेटे बहू ने उन्हें एक एक पैसे के लिए मोहताज बना दिया था। आज अपनी बीमार पत्नी अलका जी को रसोई में काम करते हुए देखा। अशोक बाबू को बहुत तकलीफ हो रही थी। कुछ देर पहले जो उनका बेटा नैतिक बोलकर गया, वह कील की तरह उन्हें चुभ रहा था। चाह कर भी उन बातों को वह भूल नहीं पा रहे थे। उन्हें आज भी याद है, जब तक यह नौकरी कर रहे थे, कभी बेटे से कुछ भी कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। उनके कहने से पहले ही उनका बेटा उनकी सारी जरूरत को पूरा कर देता था, क्योंकि वह अपनी कमाई बेटे को ही संभालने के लिए दे देते थे। रिटायरमेंट के कुछ वक्त ही बचा था और अशोक बाबू को एक दिन हार्ट अटैक आया और उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई। अस्पताल में भर्ती किया गया, काफी खर्चा हुआ, पर ईश्वर की दया से वह स्वस्थ होकर घर लौटे। आज जब उन्होंने अपने बेटे नैतिक से कहा कि मेरे महीने की दवाई खत्म हो गई है और तुम्हारी माँ की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो दफ्तर से आते वक्त दवाई लेते आना, नैतिक ने एक टूक जवाब दिया, बाबूजी, अब मेरे पास आप लोगों पर खर्च करने के लिए एक भी रुपया नहीं है। आप रिटायर हुए और जितने भी पैसे आपको मिले थे, वह सब आपके इलाज में खर्च हो चुका है। आपको क्या लगता है, बड़े बड़े अस्पताल में मुफ्त में इलाज होता है? 2-3 दिन ठहर जाइए, आपका पेंशन का पैसा आ जाएगा, तो मैं आप दोनों की दवाई ला दूंगा। 2 दिन अगर आप दोनों दवाई नहीं खाएंगे तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, इतना जान लीजिए। अलका जी वहां आई और बोली, बेटा ठीक है, 2 दिन बाद ही दवाई ला देना, पहले तुम कुछ खा पी लो। तभी नैतिक की पत्नी कविता आई और बोली, मैं कब से आपका बाहर गाड़ी के पास इंतजार कर रही हूँ। अब लेट से पहुंचेंगे तो फिल्म का मजा किरकिरा हो जाएगा। चलो भी, नैतिक बोला, माँ आज हम लोग बाहर खाना खाएंगे, आप लोग अपना देख लेना। इतना कहकर वो दोनों बेटा पत्नी के साथ निकल गया। अशोक जी अलका जी से बोले, देख रही हो अलका, जो बेटा तुम्हारे हाथ के बने हुए खाने को कभी नहीं छोड़ता था, आज बीमार हालत में भी तुमको खाना बनाने के लिए कहकर चला गया। अलका जी बोली, क्या कीजिएगा, ये सब हमारे भाग्य का दोष है। मुझे आज भी याद है, जब यह बीमार पड़ता था और हमारे पास पैसे नहीं होते थे, तो आप पड़ोसियों से उधार लेकर कई किलोमीटर दूर जाकर इसके लिए दवाई लेकर आते थे। आज यही बेटा हमें बीमार छोड़कर मौज मस्ती करने चला गया। अशोक जी उदास होकर बैठ गए। अलका जी उनकी उदासी दूर करने के लिए रसोई में गई और झटपट खाना बनाकर लाई और बोली, अजी सुनते हैं, देखिए तो खाकर कैसी सब्जी बनी है। लेकिन देखा तो अशोक बाबू अपनी और पत्नी की बेबसी पर आंसू बहा रहे थे। अलका जी उनके आंसू पोंछते हुए बोली, आप चिंता क्यों करते हैं, मैं कल ही बैंक जाकर कुछ पैसे निकाल लूंगी और आपकी दवाइयां ले आऊंगी। मेरे बुखार का क्या है, काढ़ा बनाकर पी लूंगी तो वह ठीक हो जाएगा। चलिए अब आप खाना खा लीजिए। अशोक जी बोले, नहीं अलका, तुम घर से बाहर कहीं नहीं जाओगी। शायद मेरे पुराने बक्से में कुछ पैसे रखे होंगे, तो कल ही मैं दवाई ले आऊंगा। इतना कहकर दोनों खाना खाकर आराम करने लगे। अगली सुबह अशोक जी दवाई लेने के लिए निकल गए और अलका जी अपनी बेटी को याद करके सोचने लगी कि लोग कहते हैं कि शादी के बाद बेटी पराई हो जाती है। बेटे की शादी को अभी 5 साल ही हुए हैं
और ऐसा पराया हो गया है कि अपने ही माता पिता उसे बोझ लगने लगे। अलका जी उस दिन को याद करने लगी जब उनका बेटा एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर नियुक्त हुआ था। उस दिन माता पिता खुद को कितना भाग्यशाली महसूस कर रहे थे। बेटे की नौकरी लग गई थी तो माता पिता उसके सर पर सेहरा बांधने के लिए उत्साहित थे। जब अलका जी ने बेटे से उसकी शादी की बात की तो नैतिक ने अपने मन की बात बताई कि वह कविता नाम की लड़की को पसंद करता है। माता पिता ने कोई ऐतराज नहीं जताया और बेटे की खुशी के लिए उन्होंने अपनी सहमति दे दी और धूमधाम से दोनों की शादी हुई। शुरू शुरू में कविता ने सबसे बहुत अच्छे से बात की। जब दोनों हनीमून के लिए घूमने गए और घूमकर वापस आए तो ढेर सारे उपहार लेकर आए, पर उनमें ससुराल वालों के लिए कुछ नहीं था, बल्कि सिर्फ उसके मायके वालों के लिए था। अलका जी ने कविता की नादानी समझकर इस बात को तूल नहीं दिया और बेटे बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगी। 15 दिन नहीं हुए थे बहू को आए हुए कि बेटे के साथ उसने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। अब अलका जी सुबह उठाती और बेटे बहू के लिए टिफिन बनाती और घर का सारा काम करती थी। देखते ही देखते 1 साल हो गया। बहू ने खुशखबरी दी, पर कभी भी अपना थोड़ा सा वक्त सास ससुर को नहीं दे पाई। यहाँ तक कि जब भी बेटी मायके आई है उससे भी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। खैर धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब सबको कविता के व्यवहार की आदत सी हो गई थी। समय बीतता गया। अशोक बाबू रिटायर हुए। पत्नी के साथ पार्क में जाकर सबके साथ योग करते और अपना पूरा समय अलका जी के साथ ही बिताते थे। परंतु इंसान जो चाहे हर बार वह होता नहीं। समय को तो कुछ और ही मंजूर था। कुछ वक्त बाद उनकी तबीयत बहुत खराब हुई और वह अस्पताल पहुंचे। बेटा पिता का इलाज कराने तब राजी हुआ जब पिता ने उसे अपने रिटायरमेंट का सारा पैसा दे दिया और बाद में बेटा बोला कि उनके रिटायरमेंट का सारा पैसा इलाज में खत्म हो गया, इसलिए पापा का इलाज बंद करवा दिया। पर यह बात पैसे की नहीं थी, बल्कि बेटे बहू के मन से माता पिता के लिए सम्मान खत्म हो चुका था। पुरानी बातों को याद करते करते अलका जी घर के काम निपटाने लगी। उधर अशोक बाबू जब दवाई लेकर लौट रहे थे तो रास्ते में हलवाई की दुकान देखी जहां गर्मा गर्म जलेबियां निकाली जा रही थी। मन ही मन सोचा, अलका को जलेबी बहुत पसंद है। यही सोचकर उन्होंने अपने बाएं कुर्ते के जब को कंगला। अरे अभी तो मेरे पास कुल 24 रुपए बचे हैं। फिर क्या, उन्होंने 4 जलेबी ले ली और घर की ओर चल दिए। शाम को हाथ धोकर दोनों दंपति जलेबी के मजे ले रहे थे कि तभी उनके बेटी दामाद भी उन्हें सरप्राइज देने चले आए। सब मिलकर हंसी ठिठोली कर ही रहे थे कि बेटी ने आज अलका जी को खूब अच्छे से तैयार किया था। तभी उधर से बेटा और बहू आए। जब अशोक बाबू पत्नी को जलेबी खिलाकर व्रत खुलवा रहे थे तो बेटा खूब जोर से चिल्लाया, एक तरफ तो आप कहते हैं कि आपको दवाइयां चाहिए और दूसरी तरफ आप जलेबी खा रहे हैं। नई साड़ियां पहनी जा रही हैं क्या? आपको मालूम नहीं कि यह सब आप लोगों के लिए ठीक नहीं है? हद होती है छटोरेपन की। क्या बुढ़ापे में आप लोगों का दिमाग काम करना बंद कर दिया है? अशोक बाबू बोले, नहीं बेटा, वह तो मैं दवाई लेने ही गया था। वही हलवाई के दुकान पर जलेबी दिख गई तो तुम्हारी माँ के लिए ले आया। वैसे भी आज करवा चौथ है तो थोड़ा सा खा लेगी, उससे कुछ नहीं होने वाला। वाह सासू माँ, वाह बूढ़ी घोड़ी, लाल लगाम। आज तो आपके भी पर निकल आए हैं। कविता बोली, कल तक तो आपके पास दवाई के लिए पैसे नहीं थे, फिर आज पैसे कहाँ से आ गए? अशोक बाबू बोले, हाँ बहू, वह पुराने बक्से में थोड़े पैसे थे, उसी से ले आया हूँ। वैसे तुम यह सब बात क्यों पूछ रही हो और मैं तुम्हें क्यों सफाई दूं? नैतिक बोला, बाबूजी, यह आप मेरी पत्नी से किस तरह से बातें कर रही है और यह फालतू के खर्च करने की क्या जरूरत है? दिन रात हम दोनों मेहनत करते हैं और आप हैं कि जलेबियां का स्वाद ले रहे हैं। आपको पता है आप लोगों की दवाइयां के वजह से हम पर कितना बोझ बढ़ रहा है। फिर नैतिक ने इतनी जली कुट्टी बातें दोनों को सुनाई कि जलेबी का मीठापन भी उन्हें कम ना कर सका। कविता बोली, पापा जी, पूरे दिन तो आप अखबार पढ़ते हैं या टीवी देखते हैं, कहीं कोई छोटी मोटी नौकरी क्यों नहीं कर लेते? अरे हाथ पैर चलाए कीजिए तो तबीयत भी खराब नहीं होगी। एक बार बैठकर खाने की आदत लग जाती है तो इंसान बेकार हो जाता है। अलका जी बोली, बहू यह कैसी बातें कर रही हो?
अभी रिटायर हुए तुम्हारे ससुर को साल भर भी नहीं हुआ होगा और इतने कम समय में हम दोनों बेकार हो गए। कविता बोली, बेकार नहीं है तो क्या है? अब अगर कोई अकेला बैठकर खा रहा है तो दूसरा काम रहा है, तो अगला तो बेकार और बोझ ही हुआ। जब आपके पति बाहर जाकर दवाइयाँ और आपके लिए जलेबियां साड़ियां ला सकते हैं, तो क्या बाहर जाकर मजदूरी या कोई काम नहीं कर सकते? अशोक बाबू उम्मीद भरी नजरों से अपने बेटे की तरफ देखे जा रहे थे। बेटा चुपचाप खड़ा था, मानो वह अपनी पत्नी की बातों से सहमत था। अलका जी मन ही मन सोच रही थी, जिस पति के सामने पूरी दुनिया झुकती थी और उनकी ईमानदारी के चर्चे किया करती थी, आज उसी पर उसके बेटे बहू उंगली उठा रही है। अशोक जी हाथ जोड़कर बोले, बेटा कुछ तो शर्म करो बेटी, दामाद यहीं बैठे हैं, क्या सोचेंगे कि उनके बेटे बहू अपने माता पिता की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते? क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं अपनी पत्नी के लिए 10 के जलेबी और 200 की साड़ी भी खरीद सकूं? तुमने भी तो आज अपनी पत्नी पर न जाने कितने हजार खर्च किए होंगे पापा। मैं कमाता हूँ, आपकी तरह निठल्ला नहीं हूँ। मेरी मर्जी में अपनी पत्नी पर चाहे कितने भी खर्च करूं। तभी कविता अशोक बाबू पर चोरी का इल्जाम लगाने लगी, तो उनके दामाद ने खींचकर एक तमाचा उसके गाल पर रख दिया। बेटा कुछ बोलने चला तो दूसरा तमाचा नैतिक के गाल पर पड़ा। खबरदार, जो दोबारा मम्मी पापा जी के साथ ऐसी हरकत की तो मैं यह पुलिस को दे दूंगा, और तुम जानते हो कि वह तुम लोगों के साथ फिर क्या करेंगे। मैं बहुत देर से इसलिए नहीं बोल रहा था कि मैं नहीं चाहता था कि पापा जी और मम्मी जी मेरे आगे शर्मिंदा हो, लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। बेटी दामाद के प्यार को देखकर दोनों फूट फूट कर रोने लगे। बेटी ने माँ को सांत्वना दिया और उन्हें कमरे में ले गई। इतना कुछ होने के बाद भी अलका जी ने सबके लिए खाना बनाया, परंतु कविता अपने कमरे में से निकलकर नहीं आई। बाद में चुपचाप खाना खाई और अपने कमरे में चली गई। इधर दोनों दंपति बेटी और दामाद से बैठकर बातें करने लगे। अलका जी रोकर अशोक बाबू से बोली, मुझे कहीं भी ले चलो, पर अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। अलका जी का दामाद बोला, माँ जी, यह कैसी बातें कर रही हैं? आप क्यों इस घर को छोड़कर जाएगी? क्या आप भूल रही हैं कि यह आपका घर है? अगर किसी को जाना होगा तो आपका वह बेटा और बहू जाएंगे। आप तो पूरे हक से अपने घर में रहिए, वरना आप लोगों को मैं आज अपने घर शिफ्ट करवा देता हूँ। लेकिन अशोक बाबू ने बेटी दामाद के घर जाने से मना कर दिया और वह दोनों अगले ही दिन वापस चले गए। अलका जी रोजाना की तरह सारा काम करती थी और बेटा बहू चुपचाप खाना खाते और दफ्तर जाते। अशोक बाबू के दिमाग में न जाने क्या चल रहा था। अक्सर सुबह जल्दी घर से बाहर निकल जाते थे और शाम को लेट आते थे। जब कभी अलका जी पूछती थी तो इतना ही कहते थे, जब वक्त आएगा तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। एक रोज अशोक जी ने अलका जी से कहा, आज मेरे कुछ दोस्त आएंगे तो तुम उनके लिए कुछ अच्छी चीज बना देना। तो उन्होंने बाहर से जलेबी और समोसे भी बनवाए और एक छोटी सी पार्टी रखी। जब शाम को बेटा और बहू लौट कर आए तो यह सब देखकर बहुत हैरान हुए। नैतिक बोला, बाबूजी, ये क्या लगा रखा है? इस उम्र में पार्टी करना क्या शोभा देता है? ऐसा क्या हो गया जो आपने अपने दोस्तों को यहाँ बुलाया है? अशोक बाबू बोले, बेटा तुम्हें बड़ी जल्दी पड़ी रहती है, हर चीज जानने की थोड़ा सब्र रखो। अरे यहाँ देखो, आज मैं सबके लिए जलेबियां लेकर आया हूँ, तुम भी चक्कर देखो, स्वाद आ जाएगा। कविता चिढ़कर बोली, अपनी 2 कौड़ी के जलेबी अपने पास रखो। यह मेरा घर है, कोई होटल नहीं जो यहाँ बूढ़ों की पार्टी हो रही है। पूरे घर को गंदा करके रख दिया है। आखिर बात क्या है, आप बताते क्यों नहीं? तभी अशोक बाबू के एक मित्र ने कहा, अरे भाई अशोक, अब बता भी दो कि ये पार्टी किस खुशी में रखी है, वरना इस बार हार्ट अटैक मुझे आ जाएगा। इतना कहकर सब जोर जोर से हंसने लगे और कविता का गुस्सा आसमान पर पहुंचने लगा। अशोक बाबू अपनी कॉलर ऊंची करके बोले, अरे यार, तुम यकीन नहीं करोगे, इस बेकार और अपने बच्चों को बोझ लगने वाले आदमी को भी नौकरी मिल सकती है। अब मैं बेकार नहीं हूँ और ना ही किसी पर बोझ हूँ। कान खोलकर यह बातें सुन ले। यहाँ बैठा हर कोई अपने बेटे बहू की तरफ देखते हुए अशोक जी ने जोरदार आवाज में कहा, इतने पर बात खत्म नहीं हुई। अशोक बाबू बोले, और खबरदार, जो किसी ने मेरी पत्नी या मुझे बोझ और बेकार कहने की गलती दोहराई,
मैं अपनी पत्नी और अपना खर्चा आज भी उठा सकता हूँ। अशोक बाबू अपने एक मित्र कैलाश बाबू की तरफ बढ़े और बोले, मित्र, तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद, जो तुम्हारे बेटे ने मुझे अपने दफ्तर में अकाउंट की नौकरी लगवा दी। पता है तुम्हें, मेरी तनख्वाह भी अच्छी खासी है। अब मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। अब तो हर महीने पार्टी कर सकते हैं। इसी खुशी में आप सबका मुंह मीठा करवा रहा हूँ। सबने अशोक बाबू और अलका जी को बधाइयां दी और कुछ देर बाद सब चले गए। पूरे घर की हालत देखकर कविता बुदबुदा रही थी। अलका जी बोली, अरे बहू, घर मेरा है और हमने अगर गंदा भी कर दिया तो तुम क्यों लाल पीली हो रही हो? कौन सा आज तक तुमने घर में झाड़ू लगाया है या रसोई में पांव रखती हो? यह घर तुम लोगों के लिए घर कहाँ है? तुम लोगों ने तो इसे होटल समझ रखा है। आते हो, खाते हो और फिर कमरे में बंद हो जाते हो। नैतिक बोला, माँ, यह कैसी बातें कर रही हो? अशोक बाबू बोले, बेटा, तुम बोल रहे हो कि आज जो तुम इतने बड़े अफसर हो गए हो, तुम्हारी माँ की मेहनत और मेरे योगदान से। अरे, रिटायर होने के पहले तक इस घर का सारा खर्चा तो मैं उठता था। आज 1 साल नहीं हुआ कि हमारी दवाइयाँ का खर्च इतना बढ़ गया कि हम तुम्हें बोझ लगने लगे। कि पिता की बातें सुनकर नैतिक की नजरें जमीन में धंसी जा रही थी, पर कविता के चेहरे पर शिकन तक नहीं दिख रही थी। अशोक बाबू अपनी बुलंद आवाज में बोले, बेटा, तुम हमारे बच्चे हो। हम तुम्हें बोझ नहीं समझते, इसलिए हम तुम्हें 15 दिन का समय दे रहे हैं। तुम अपने लिए कोई नया घर देख लो और मैं अपने घर में अपनी मर्जी और आजादी से रहना चाहता हूँ। मैं उन लोगों के बीच नहीं रहना चाहता जो मुझे बेकार और बोझ समझते हैं, क्योंकि इस 1 साल में जितने अपमान के घूंट पिया हूं, अब वह मुझे हजम नहीं हो रहा है। मैं अपने स्वाभिमान के साथ अपने मकान में रहना चाहता हूँ। पिता की बातें सुनकर नैतिक हैरान रह गया। वहीं कविता का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने मन ही मन जोड़ घटाव लगाना शुरू किया कि बेंगलुरु जैसे शहर में किराए का मकान ढूंढना मतलब आधी तनख्वाह देना, ऊपर से घर का खाना पीना, तब तो कुछ हाथ में नहीं बचेगा। नैतिक ने इशारे से कविता को पिता से माफी मांगने के लिए कहा। दोनों ने झट से अशोक बाबू के पैर पकड़ लिए और माफी मांगने लगे। हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अलका जी बोली, बेटा नैतिक, हमें तुमसे कोई गिला नहीं, पर जो तुम्हारे बाबूजी कह रहे हैं वह सही कह रहे हैं। अब हम अपने घर में स्वाभिमान के साथ जीना चाहते हैं, तो तुम भी अपने आशियाने का इंतजाम कर लो। तुम मेरे बेटे हो, मैं तुमसे मुंह नहीं मोड़ सकती, पर बेटे के प्रेम से बढ़कर मेरे लिए पति का स्वाभिमान है। इस बात से भी मैं इनकार नहीं कर सकती। अशोक बाबू बोले, बेटा, अब तुम हमें बोझ समझो या बेकार, पर हम तुम्हें अपना अंश समझते हैं। इसलिए हमने यह फैसला किया है कि जब तक हम जीवित रहेंगे, इस घर पर हमारा अधिकार होगा। हमारे मरने के बाद इस घर के 2 हिस्से होंगे, जिसमें तुम्हारी बहन का भी हिस्सा होगा। उम्मीद करता हूँ तुमको इस बात से कोई भी तकलीफ नहीं होगी। इतना कहकर अशोक बाबू अपनी पत्नी को लेकर कमरे में चले गए। उस रोज नैतिक को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने क्या खोया, क्या पाया, आज उसे समझ में आया कि उसने एक स्वाभिमानी आदमी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचना कितना घातक होता है। आखिरकार 15 दिन बाद नैतिक और कविता को उस घर को छोड़ना ही पड़ा। मित्रों, बच्चे यह क्यों भूल जाते हैं जो हमें पढ़ा लिखा कर स्वाभिमान से जीना सिखाते हैं? उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचकर क्या आप बुलंदियों तक पहुंच पाते हैं? हमें तो अपने माता पिता का उपकार मानना चाहिए, जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हम अपने पैरों पर खड़ा हो सके। आज की कहानी आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।